हाय फ्रेंड्स, ये है पार्ट 7 ऑफ द लास्ट 30 ईयर PIQ सीरीज। देखो, आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा मैं। अगर आपने एक बार स्टडी कर लिया है, इंडियन पॉलिटी अगर आपने पढ़ लिया है, आपने प्रेफरेबली, मैं जानता हूँ जहाँ तक मुझे लगता है कि आप लक्ष्मीकांत पढ़ते होंगे, आपने अगर वो पढ़ लिया एक बार, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मैक्सिमम आप सिर्फ PIQ करिए। आप ज़्यादा करके मॉक टेस्ट मत दीजिए, सिर्फ PIQ करिए। वो भले किसी भी एग्जाम के हो, लाइक एक स्टैंडर्ड एग्जाम जिस लेवल की आप तैयारी कर रहे हैं। जैसे कि आप अगर तैयारी कर रहे हैं भाई UPSC के CDS की या CAPF की और समथिंग लाइक दैट, तो आप उस लेवल के स्टेट पीसेस के एग्जाम की प्रिपरेशन, एग्जाम के जो पेपर्स होते हैं उसको सॉल्व करिए। यही सबसे बेस्ट तरीका है। अगर आप चाहेंगे कि बार बार उस किताब को पढ़े, तो सच बताऊं आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आपको अब वो रिपीट कर रहे हो, तो रिवीजन और रिपीटेशन में अंतर है थोड़ा सा। रिवीजन करने का सबसे बेस्ट तरीका है सॉल्व एज मोर PIQ एज पॉसिबल। मैं आपको ये एडवाइस दूंगा और यही सबसे बेस्ट एडवाइस है, क्योंकि मैंने सिर्फ एक दो बार उस किताब को पढ़ा, या फिर उसको मैंने पढ़ाया है, या फिर उसको मैंने PIQ से सॉल्व किया है। लेकिन पढ़ा सिर्फ एक या दो बार है। दो बार भी नहीं बोलूंगा, एक बार सिर्फ अच्छे से पढ़ा है, उसके बाद नहीं पढ़ा, पढ़ाया है बस। तो पढ़ाने का अप्रोच अलग होता है। और फिर उसके बाद उसमें से, और मेरा 6 बार CDS क्लियर है, तो उस बुक का काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है इसके अंदर। तो इसलिए एडवाइस मेरी मानिए, और जो PIQ सीरीज है उसको अटेम्प्ट करिए, मैं रिक्वेस्ट करूंगा। और साथ ही साथ आप जितने PIQ आप कर सकते हैं उतने करिए। चलिए, पहला क्वेश्चन पे आते हैं, फाइनेंशियल इमरजेंसी। देखिए, फाइनेंशियल इमरजेंसी आपको पता है आर्टिकल 360 में है, बहुत बार ये भी पूछा गया। अच्छा, कौन से पार्ट में है भाई? पार्ट है इसके लिए पार्ट 18। ठीक है, कौन से आर्टिकल? 352 से लेके आर्टिकल 360। ठीक है, 350 नेशनल इमरजेंसी। 3 टाइप की नेशनल इमरजेंसी होती है, आपको पता है। इसमें अंदर आर्म्ड रेबेलियन है, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड वॉर। आर्म्ड रेबेलियन हमने 44th अमेंडमेंट के बाद ऐड किया था। सेकंड हमारी 356, दैट इज प्रेसिडेंट रूल, या फिर आपको गवर्नर रूल बोलिए, या फिर आप उसको कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी बोलिए। और थर्ड होता है हमारा फाइनेंशियल इमरजेंसी, जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। अब एक बात यहाँ पे देखिए कि जब फाइनेंशियल इमरजेंसी को प्रोक्लेम किया जाता है, प्रेसिडेंट प्रोक्लेम करते हैं, तो उस जो रिजोल्यूशन होता है उसको कितने महीने के अंदर अप्रूव होना चाहिए फ्रॉम द लेजिस्लेचर, फ्रॉम द पार्लियामेंट? तो 2 महीने के अंदर। अगर नेशनल इमरजेंसी रहे तो 1 महीने के अंदर। अगर प्रेसिडेंट रूल किसी स्टेट पे लगाना रहे तो 1 महीने के अंदर उसको अप्रूव करना चाहिए। साथ ही साथ आप नेशनल इमरजेंसी को हर 6 महीने बाद उसको कंटिन्यू कर सकते हो फॉर द इनडेफिनाइट पीरियड। मतलब वहां पे लिमिटेशन नहीं देखिए अगले 5 साल तक लगा गया है, 6 साल तक लगेगा, नहीं। आप अगर 6 महीने बाद उसको अप्रूव कराते रह रहे हो विद स्पेशल मेजोरिटी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चलाते रहिए। लेकिन प्रेसिडेंट रूल के केस में ऐसा है कि आप किसी राज्य के ऊपर 3 साल से ज्यादा वक्त के बाद आप प्रेसिडेंट रूल, मतलब 3 साल मैक्सिमम टाइम है, उसके बाद आप इलेक्शन करा के वहां की जो स्टेट मशीनरी है उसको रिस्टोर करेंगे ही करेंगे। उसमें भी एक कंडीशन है, आपने एक बार किया 6 महीने के लिए, फिर अगली बार वापस 6 महीने के लिए किया, तो कहने का मतलब है कि 1 साल हो गया। 1 साल के बाद 2 कंडीशन चेक होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को आप प्रेसिडेंट बोलेगा कि भाई वहां की कंडीशन का जायजा लेके बताइए, क्या वहां पे इलेक्शन कराया जा सकता है? अगर इलेक्शन नहीं कराया जा सकता तब उसको कंटिन्यू किया जाएगा इमरजेंसी, या फिर पूरी ऑल ओवर कंट्री नेशनल इमरजेंसी लगी है। वैसे ही कंडीशन में आप स्टेट इमरजेंसी 1 साल के बाद कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज आपको वहां की स्टेट मशीनरी रिस्टोर करानी पड़ेगी। लेकिन फाइनेंशियल इमरजेंसी में ऐसा कुछ भी नहीं है। फाइनेंशियल इमरजेंसी में ऐसा है कि अगर आपने एक बार स्टार्ट कर दी, मतलब एक बार आपको अप्रूवल ले लिया, तो आप उसको बार बार आपको री अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं होती 6-6 महीने में। वो फाइनेंशियल इमरजेंसी का एक अलग से क्लॉज है। एक और बात, क्या स्टेट की फाइनेंशियल ऑटोनॉमी छिन जाती है? हाँ, स्टेट की फाइनेंशियल ऑटोनॉमी पूरी छिन जाती है। पूरी किसके पास आ जाती है? सेंटर के पास आ जाती है। मतलब स्टेट अपना मनी बिल पास कर सकता है, गवर्नर चाहे तो उसको रिजर्व कर सकता है, गवर्नर चाहे तो उसको रिजर्व कर सकता है। यहाँ पे जितने भी सरकारी दफ्तर हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, या फिर हुसोएवर, उनकी सैलरी कट की जा सकती है, इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो एक्सक्लूडिंग नहीं होगा यहाँ पे, इट इज इंक्लूडिंग। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन दूसरा यहाँ पे गलत है। ठीक है, प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी इज इशूड shall cease to operate at the expiration of 2 months unless before the expiration of that period it has been approved by the resolution of both the house of parliament। उसको दोनों हाउस ऑफ द पार्लियामेंट से पास किया जाना चाहिए, अदरवाइज उसको क्या किया जाएगा? उसको भाई लाइक खत्म हो जाएगी, ऑटोमेटिकली वो एंड हो जाएगा अगर दोनों हाउस से पास नहीं हो पाया तो। और यहाँ पे इंक्लूडिंग है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जज, दोनों की सैलरी यहाँ पे कट की जा सकती है, और प्रेसिडेंट की भी कट की जा सकती है, आपको बता दूं तो मैं। ठीक है, एक तरह। और दूसरी बात, स्टेट की जो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है वो छिन जाती है। आगे बढ़ते हैं, तो 1 इज अ राइट बट 2 इज अ रॉन्ग। ओके, काफी बार पूछा हुआ है। और आप बोलेंगे भाई ये तो UPSC का क्वेश्चन, हम क्यों करें? तुम्हारे सिलेबस में है ना, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है ये? तुम्हारे सिलेबस में भी है, तुम्हें भी करना है।
अगर मैं सीडीएस के लिए, अगर सीडीएस वाले देख रहे हैं तो उनको भी करना है, सीएपीएफ वाले देख रहे हैं तो उनको भी करना है, स्टेट पीसीएस वाले आप हैं तो आपको भी करना है, क्योंकि आपके सिलेबस का एक अभिन्न पार्ट है वो। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो जजेस आर नॉट एक्सक्लूडेड, दे आर ऑल्सो इंक्लूडेड। चलिए अब इसको पढ़िएगा आप आराम से। आर्टिकल 301 इज रिलेटेड टू राइट टू प्रॉपर्टी। देखिए आर्टिकल 301 राइट टू प्रॉपर्टी नहीं है, आर्टिकल 300 ए है राइट टू प्रॉपर्टी। इट इज नाउ अ लीगल राइट, और ये अवेलेबल है, इंडियंस को भी अवेलेबल है, फॉरेनर्स को भी अवेलेबल है, कॉर्पोरेशन को भी अवेलेबल है, एक प्राइवेट बॉडी को भी अवेलेबल है, और एक नॉन आप जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना अपना एज अ, वो भी एक एज अ बॉडी क्रिएट किए जाते हैं। जैसे आपका कोई स्कूल अगर आप चला रहे हैं तो एज अ स्कूल का आपका अकाउंट होगा, वो भी यहाँ पे एज अ लीगल एंटिटी माना जाएगा इसके अंदर। ठीक है, तो अब यहाँ पे राइट टू प्रॉपर्टी पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। राइट टू प्रॉपर्टी इज ए लीगल राइट बट नॉट अ फंडामेंटल राइट। हाँ भाई, पहले फंडामेंटल राइट था 31 आर्टिकल के अंदर, लेकिन 44th अमेंडमेंट के बाद इसको हटा दिया गया। क्यों हटाया गया सोचिए। देखिए राइट टू प्रॉपर्टी अगर फंडामेंटल राइट रहता है तो आपको लैंड एक्विजिशन करना है फॉर द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, काफी मुश्किल हो जाता है। लोग बोलते हैं कि भाई हम अपना जमीन क्यों दे, हमें जमीन का कंपनसेशन प्रॉपर नहीं मिल रहा, बहुत सारे क्लॉजेस आ जाते हैं। तो उस चक्कर में क्या किया गया, इसको वहां से हटा के सीधा प्लेस किया गया इन दिस लीगल राइट के लिए। ठीक है, अदरवाइज वो सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, अंडर आर्टिकल नंबर 32 बोलेंगे कि भाई हमारा तो ये फंडामेंटल राइट वॉयलेट कर रही है गवर्नमेंट। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट बाध्य है आर्टिकल 32 के अंदर, रिट जुरिस्डिक्शन है उसका। चलिए आर्टिकल 300A was inserted in Indian Constitution by 44th Amendment, सही है, लेकिन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कांग्रेस गवर्नमेंट नहीं, 1977 में किया गया है, और सॉरी 78। और किसने किया है भाई, द मोरारजी देसाई गवर्नमेंट। मोरारजी देसाई गवर्नमेंट किसकी गवर्नमेंट थी, जनता पार्टी गवर्नमेंट, कांग्रेस गवर्नमेंट नहीं है। तो यहां तक तो सही है, इसके बाद का गलत है, इसलिए स्टेटमेंट गलत हो जाता है। अदरवाइज अगर यहां तक दिया होता तो मान लेते, सही मान लेते इसको। ठीक है, तो यहां पे ओनली 2 इज द राइट आंसर, ओनली 2। अच्छा सॉरी यार, यहाँ पे क्या हो गया, मुझसे गलती हो गई है कि कुछ ऑप्शंस यहाँ पे ना, मतलब ऑप्शंस कैसे इरेज हो गए मुझे समझा नहीं, बट कोई नहीं, अब समझाने में तो कोई कमी नहीं कर रहा हूँ मैं। ठीक है ये मैंने अभी ध्यान दिया। चलिए ये पढ़ लीजिएगा आप इसको। Which of the following article of the Indian Constitution provided that it shall be duty of the Union to protect every state against external aggression and internal disturbance? ये है आर्टिकल नंबर 355। डायरेक्टली आर्टिकल उठा हुआ है, सीधा इन्होंने आर्टिकल उठा के आपको दे दिया है, आर्टिकल 355। ठीक है, अगर ये फॉलो नहीं होगा, अभी देखिए इसके आगे एक और लिखा है, इसके आगे एक और चीज लिखी है। वो क्या चीज लिखी है कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे सेंटर की ड्यूटी है कि वो स्टेट को प्रोटेक्ट करे। ये बात तो सही है, मान लेते हैं हम लोग, लेकिन एक और बात यहाँ पे बोली जा रही कि ये भी सेंटर मेक श्योर करेगा कि स्टेट के अंदर प्रॉपर मशीनरी, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के हिसाब से काम हो। अगर नहीं होगा तो आर्टिकल 356 को इन्वोक कर सकता है वो। मतलब कहीं ना कहीं अगर आर्टिकल 355 प्रॉपरली स्टेट फॉलो नहीं करेगा या फिर सेंटर के हिसाब से नहीं चलेगा तो आर्टिकल 356 इन्वोक किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और आर्टिकल 356 क्या है, इट इज नथिंग बट अ प्रेसिडेंट रूल, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। चलिए क्या पढ़िए यहाँ पे, इट शैल बी ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रोटेक्ट एवरी स्टेट अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस एंड टू इंश्योर दैट गवर्नमेंट ऑफ एवरी स्टेट इज कैरिड ऑन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सिंपल सी बात है, अगर आप फॉलो नहीं करेंगे, हर एक स्टेट अगर फॉलो नहीं करता, प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चलेगा, तो सेंटर क्या कर सकता है, आर्टिकल नंबर 356 इन्वोक कर सकता है, कोई बड़ी बात यहां पे नहीं है। चलिए अब बाकी भी देख लेते हैं। आर्टिकल 215 पावर ऑफ हाई कोर्ट टू मेंटेन द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ग्रांट इन एड। ग्रांट इन एड, इसके बारे में हमने कहीं सुना है? ग्रांट इन एड कौन देगा? ये सेंटर देगा स्टेट को, सेंटर देगा स्टेट को। इसके बारे में रिकमेंडेशन कौन देता है? इसके बारे में रिकमेंडेशन देता है हमारा फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 280। कितने मेंबर होते हैं? 5 मेंबर होते हैं। उनका जो एक चेयरपर्सन और बाकी के 4 मेंबर होते हैं, उसको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। कितने साल के लिए करता है? 5 साल के लिए, या फिर एक्सटेंड भी कर सकते हैं टाइम पीरियड उसका। वेन एवर प्रेसिडेंट थिंक फिट उसको अपॉइंट कर सकता है। इट इज नॉट अ परमानेंट बॉडी, इट इज नॉट अ परमानेंट बॉडी। ये बात आप दिमाग में रखिए। आपको लगेगा रे तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, लेकिन ये लिखा गया कि प्रेसिडेंट उसका गठन करेगा। ये नहीं लिखा है कि वो, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ परमानेंट बॉडी, वो उसको स्टैब्लिश करके रखा हुआ है, वहां पे मतलब काम चलता रहता है। फाइनेंस कमीशन हर 5 साल बाद नया हम चेंज करते रहते हैं उसको, ठीक है, या फिर उसका टाइम बढ़ाते रहते हैं, नया फाइनेंस कमीशन हम गठन करते हैं, 15, 16 ऐसे चलता रहता है ना हमारा। तो इसको परमानेंट बॉडी आप नहीं बोल सकते, समझे इस बात को आप। जैसे अब चलिए एग्जाम्पल उतना नहीं सूट करेगा। एक और बात, यहाँ पे कितने मेंबर होते हैं? 5 बताए। क्या क्या क्वालिफिकेशन होती है उनकी?
जो उनका जो चेयरपर्सन होता है उसको पब्लिक ऑफिस का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो मेंबर होता है एक हाईकोर्ट का रिटायर्ड जज या मतलब एक रिटायर्ड हाईकोर्ट के जज बनने की काबिलियत के अंदर होनी चाहिए। एक होता है जो इकोनॉमिक्स का एक्सपर्ट होता है, एक होता है जो फाइनेंस एंड अकाउंट्स का एक्सपर्ट होता है, एक होता है जो कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का एंड फाइनेंस का एक्सपर्ट होता है। तो ये 5 लोग हैं, इनके अलग अलग क्वालिफिकेशन है। तो ऐसे रिलेट करना सीखिए। ऐसे जब आपके दिमाग में ऐसे रिलेशन चलते रहेंगे ना, बिल्ट होता चालू हो जाएगा। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बारे में कौन सा आर्टिकल है? 266 है। कंटेंजेंसी फंड के लिए कौन सा है? 267 है। पब्लिक अकाउंट के लिए कौन सा है? 266 ही है, उसके अंदर क्लॉज 3 है और इसके लिए क्लॉज 1 है साथ से। तो ऐसे आपको दिमाग चलाना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। अभी देखिए, आप बार बार जब पीआईक्यू करेंगे तभी आपका दिमाग ऐसे चलेगा, टॉपिक सब टॉपिक उठा उठा के पढ़ेंगे। अदरवाइज आप चाहेंगे ना किताब को 1 गो में पढ़े, भैया माफ करें, नहीं होगा। मैं आपको लिख के देता हूं कहीं पे, अगर किताब को 1 गो में पढ़ते रहेंगे कभी नहीं होगा। आपको ऐसे पार्ट्स उठाने पड़ेंगे। अच्छा, ये पार्ट करना है, चलो इसके ऊपर पीआईक्यू कर लेते हैं, इसके ऊपर ऐसे कर लेते हैं, तब जाके आपका दिमाग मेमोरी ऐसे शार्प होगी, कनेक्शन बिल्ड होंगे आपके। चलिए, मैं आपको लगता होगा कि मैं सब प्रिपेयर कर, अरे कुछ नहीं यार, सिर्फ डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करता हूं मैं और आ जाता हूं आपके सामने में। ये सब कहीं ना कहीं दिमाग में चलता रहता है। यही होता है, रेगुलर आप पढ़ते रहेंगे तो आपको कुछ रटने उठने की जरूरत पड़ेगी, सब दिमाग आपका ऑटोमेटिकली फ्लो में बात करेगा। चलिए, आर्टिकल 325 नो पर्सन शैल बी, चलिए अपने को उतना कुछ। अच्छा, आर्टिकल 326 क्या है? आर्टिकल 326 है हमारा दिस राइट टू वोट, दैट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बात करता है। चलिए आगे बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। द पर्पज ऑफ इंक्लूजन ऑफ डीपीएसपी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टू एस्टैब्लिश, क्या पर्पज है भाई? सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। देखिए, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तो हमें फंडामेंटल राइट दे देता है, सोशल डेमोक्रेसी एक ऑफकोर्स करता है, डीपीएसपी बिल्कुल सोशल डेमोक्रेसी करता है, लेकिन दोनों ज्यादा अच्छा आंसर है ना, डी वाला। अब एक और बात, डीपीएसपी हमने कहां से लिया है? हमने डीपीएसपी लिया आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ऐसे सोर्स भी कवर करते रहना आपको। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने एक और क्या लिया? हमने लिया है नॉमिनेशन ऑफ द पीपल टू द राज्यसभा अंडर आर्टिकल नंबर 80 क्लॉज 3। अब बोलेगे यार क्लॉज कैसे याद है तुझे? देखो, ये सब पीआईक्यू से याद है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। जितना पीआईक्यू, जितना बेयर एक्ट को ऐसे आंखों से देखोगे, ऐसे जब आप अपने व्हाट्सएप की डीपी को देखते हो ना किसी की, उसी तरह से जितना बेयर एक्ट को आप ऐसे खोल के देखोगे ना, तब याद रहेगा आपको। चलिए, तो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है नॉमिनेशन ऑफ द पीपल टू द राज्यसभा। अभी क्वेश्चन आपको मैंने करवाया है, यूपीपीएससी में पूछा हुआ था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि जो हम राज्यसभा के अंदर लोगों को नॉमिनेट करते हैं फ्रॉम द, नॉमिनेट नहीं लिखा था यार, ऐसे लिखा था कि लाइक देवर एक्सपर्टीज इन द पब्लिक सर्विसेज एंड इन द आर्ट एंड कल्चर एंड लाइक बहुत सारे वहां पे चीजें दे रखी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एवरीथिंग, और वहां से लोगों को हम नॉमिनेट करते हैं। ये हमने प्रिंसिपल कहां से लिया है? ये प्रिंसिपल हमने लिया है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। वहां पे ये सीधा नहीं लिखा कि 12 लोगों को नॉमिनेट करते हैं। कितना उन्होंने घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा था, कितना ब्यूटीफुल उन्होंने फ्रेम किया था। इससे लगता है कि यूपीपीसीएस का पेपर आपको करना ही चाहिए, और आपको और भी एग्जांपल दूंगा उसके कि आपको क्यों करना चाहिए यूपीपीसीएस का पेपर। पीआईक्यू बहुत अच्छे क्वेश्चन लाते हैं वो लोग, ठीक है। और एक और बात, जो डीपीएसपी है हमारा, वो हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से तो लिया है, लेकिन सिमिलर टाइप का जो एक गाइडिंग प्रिंसिपल था, दैट वाज कॉल्ड एज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस थे फॉर द वाइसरॉय, फॉर द गवर्नर जनरल्स ऑफ द प्रोविंसेस, फॉर द गवर्नर ऑफ द प्रोविंसेस। वो था 1935 के एक्ट में। देयर वाज सर्टेन गाइडिंग प्रिंसिपल, उसको हम इंस्ट्रक्शंस बोलते थे। वो भी एक तरह से डीपीएसपी की तरह ही थे। और डीपीएसपी क्या है? एक तरह से गवर्नमेंट के लिए एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो गवर्नमेंट उसको अपने गवर्नेंस में उसको यूज करेगी, इसलिए उसको रखा गया है। इट इज नॉट एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट, ओके, बट इसके ऊपर लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट या स्टेट इसके ऊपर लॉ बना सकता है। अभी एग्जांपल देखते हैं, कभी कभी चीजों को एग्जांपल से ज्यादा रिलेट कर लेना चाहिए। आर्टिकल नंबर 44 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 44 कहता है यहाँ पे फॉर द यूनिफॉर्म सिविल कोड। किसने लॉ बनाया यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए? उत्तराखंड ने बनाया ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अब समझ गए आप लोग, स्टेट भी लॉ बना सकता है और पार्लियामेंट भी लॉ बना सकती है इसके ऊपर। अभी देखिए, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक को रोकने की बात यहाँ पे की जाती है। गार्डियन प्रिंसिपल का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे। आर्टिकल नंबर 47, कंजम्पशन ऑफ द इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक। कितने सारे राज्यों ने बीच बीच में बोला कि हम दारू बंद कर रहे हैं अपने यहाँ पे, बोला ना, हमारे यहाँ पे बैन है, मतलब राज्य सरकार इसके ऊपर लॉ बना सकती है, दोनों बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़े। वही है यहाँ पे सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक, और यहाँ पे जस्टिस कितने टाइप की बात बोली जाती है? आर्टिकल 38 में जस्टिस यहाँ पे 3 टाइप की होती है। कौन से 3 टाइप है भैया जस्टिस के? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। ये बात भी आप भूलेंगे नहीं। चलिए आगे बढ़े।
Which one of the following article of DPSP's directive principle of state policy deal with the promotion of international peace and security? आर्टिकल नंबर 51। अब मुझे कैसे याद है यार, ये बार बार पीवाईक्यू करने से। आर्टिकल 41 क्या बोलता है? राइट टू वर्क के बारे में बोलता है। क्या बोलता है? राइट टू वर्क के बारे में बोलता है यहाँ पे, ठीक है। और क्या बोलता है राइट टू वर्क के साथ साथ? राइट टू वर्क के साथ बोलता है भाई कि आपकी अगर अनएम्प्लॉयमेंट है तो आपको पब्लिक असिस्टेंस मिलना चाहिए। जैसे मनरेगा की हम बात कर देते हैं, सॉरी मनरेगा नहीं, अरे यार, राइट टू वर्क के साथ मनरेगा चला जाता है। मनरेगा हमने जो ला रखा है, ठीक है। और यहाँ पे अगर अनएम्प्लॉयमेंट है तो आप अनएम्प्लॉयड है अगर, तो आपको असिस्टेंस दिया जाएगा। जैसे कि महाराष्ट्र में एक लड़की बहन योजना चालू कर रखा है, क्या है वो? यही सब प्रोग्रामों को इंप्लीमेंट किया जा रहा है ना गवर्नमेंट की पॉलिसी के थ्रू। आर्टिकल 43A क्या बोलता है? पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट। ये मुझे कैसे याद है? देखिए डीपीएसपी व्हेन आई प्रिपेयर्ड फॉर द दिस असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, तो उसके अंदर डीपीएसपी का काफी इंपॉर्टेंस है, काफी कुछ डीपीएसपी से पूछा जाता है। तो उसके अंदर ये आर्टिकल 43A कब ऐड हुआ था, उसके अंदर क्या प्रिंसिपल्स हैं? तो राइट ऑफ द वर्कर्स टू टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट, जैसे कि कैंटीन कमेटी बनती है तो उसमें वर्कर्स पार्ट लेते हैं, ठीक है। वेलफेयर कमेटी होती है तो उसके अंदर वर्कर्स पार्ट लेते हैं। तो ऐसे बहुत सारी कमिटीज होती है जो फैक्ट्रीज के अंदर बनती है, तो उसके अंदर वर्कर्स का पार्टिसिपेशन रहता है। और ये ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट के बाद। 48th ए क्या बोलता है? ये बोलता है भाई प्रोटेक्शन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेस, मतलब सॉरी नेचुरल रिसोर्सेज नेचर को प्रोटेक्ट करने की बात करता है, ठीक है। इन्वायरमेंट को इंप्रूव करने की बात करता है, सेफ गार्ड करने की बात करता है फॉरेस्ट को। तो ये भी हमने ऐड किया था 42nd अमेंडमेंट के बाद। और सिमिलर टाइप का एक लाइन आपको मिलता है फंडामेंटल ड्यूटी में भी, तो इसलिए दोनों इंपॉर्टेंट है। चलिए, ये आपको बता दिया मैंने पूरा क्या क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए। जितनी बार आप पढ़ेंगे उतनी बार आपको याद होगा यार। आपको कीवर्ड्स दिमाग में रखने पड़ेंगे। आगे बढ़े, क्या बोला जा रहा है डीपीएसपी आर्टिकल 51 में? प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन बिटवीन नेशंस, foster respect for the international law and treaty obligations and encourage settlement through the international dispute by arbitration। ये चार स्टेटमेंट यहाँ पे आर्टिकल 51 में कवर है। ये इसका सोर्स आपको बता दो, एक तो लक्ष्मीकांत है, एक तो बेयर एक्ट है, और साथ ही साथ आपको प्रॉपर चारों लाइन आपको मिल जाएगी। अगर आप 11th या 12th, मुझे एग्जैक्ट अभी याद नहीं आ रहा है, अगर आप उसकी पॉलिटी की एनसीईआरटी की जो किताब है सिविक्स की, उसको फॉलो करेंगे, जिसके अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, आई थिंक ऐसा कुछ बुक का नाम है, उसको फॉलो करिए। उसके अंदर दिया हुआ है, लेकिन उसको मैं उतना ज्यादा बोलता नहीं फॉलो करने के लिए, क्योंकि उससे कहीं ज्यादा आपको इसमें मिल जाता है। लेकिन उसको एक रेफरेंस के लिए अगर टाइम है आपके पास तो कर लीजिए, नहीं तो अगर कम टाइम है तो प्लीज मत करिए, उसको हाथ भी मत लगाइए, चुपचाप से आप पीआईक्यू कर लीजिए, बहुत कुछ कवर हो जाएगा। एक दो क्वेश्चन के लिए अगर किताब पढ़ने जाएंगे, कॉस्ट बेनिफिट रेशियो अच्छा नहीं है उसका। चलिए, ये आर्टिकल 48A है, प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ द एनवायरमेंट एंड सेफ गार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। 43A क्या बोलता है? वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। 41, राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबिलिटी। यहाँ पे मैटरनिटी बेनिफिट की बात नहीं की गई। एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि भाई मैटरनिटी रिलीफ के लिए कौन से आर्टिकल में बोला गया है? आर्टिकल 42 में बोला गया है मैटरनिटी रिलीफ के बारे में। ये बात भी पता होना चाहिए, आजकल ये भी काफी चर्चा में रहता है, इसीलिए। ठीक है, लिविंग वेजेस के बारे में बोला गया है। चलिए, इसके ऊपर चर्चा करेंगे, जब टीपीएस पे करेंगे तो और डिटेल में चर्चा करेंगे, कौन कौन से कीवर्ड्स आपको कहां कहां याद रखने, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि देखिए, मैं आपको क्यों ये बातें बता रहा हूं, क्योंकि असिस्टेंट लेबर कमिश्नर का एग्जाम यूपीएससी लेती है। यूपीएससी के अंदर वो दबा के डीपीएस से क्वेश्चन पूछते हैं, और वही क्वेश्चन उठा के वो आप लोगों को कहीं ना कहीं चिपका देते हैं। ये मैंने देखा है। ईपीएफओ का एग्जाम लेते हैं, ईपीएफओ में भी अगेन लेबर लॉ से रिलेटेड पेपर आता है। लेबर लॉ की बात अगर की जाएगी तो हमेशा सोशलिस्ट प्रिंसिपल जो डीपीएसपी में दिए हैं, गार्डियन प्रिंसिपल, एक हमेशा इंपॉर्टेंट रहेंगे। इनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और वही कॉपी पेस्ट मारेंगे ये लोग इधर उधर। ठीक है, तो ये बताऊंगा आपको ये सारी चीजें। चलिए, Which of the following amendment of the Indian Constitution empower President to send back any matter for the reconsideration by the Council of Minister? देखिए, ये है 44th अमेंडमेंट भैया, कैसे बताता हूं इसको। 42nd अमेंडमेंट में क्या कर दिया गया था कि जो रिपोर्ट भेजी जाएगी, जो बिल भेजा जाएगा टू द प्रेसिडेंट, वो साइन ही करना पड़ेगा, 42nd में बोला गया। लेकिन जब अगली गवर्नमेंट आई, मोरारजी देसाई जी की गवर्नमेंट आई, उन्होंने बोला नहीं, प्रेसिडेंट को मौका दो। प्रेसिडेंट को एटलीस्ट, प्रेसिडेंट के पास भी तो अपनी टीम है ना यार, तो प्रेसिडेंट क्या करेगा, प्रेसिडेंट उसको एक बार रिटर्न कर सकता है, लेकिन दूसरी बार अगर उसके पास जाएगा तो बाइंडिंग है उसके ऊपर। अगर प्रेसिडेंट ने उसको साइन नहीं किया तो वो क्या कर रहा है, वो वॉयलेट कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन कर रहा है ना, वॉयलेट। अगर, और एक और बात याद रखिए, व्हाट इज द रूल फॉर द रिमूवल और इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट? वॉयलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देयर इज ओनली वन पर्टिकुलर थिंग
तो जो वॉयलेट मतलब अगर ये वॉयलेट कर रहे हो आप तो आपको सीधा इम्पीच कर दिया जाएगा। तो अगर आप मानोगे नहीं काउंसिल की बात तो आपको इम्पीच कर दिया जाएगा, कोई बड़ी बात यहाँ पे नहीं है। चलिए, अच्छा इम्पीचमेंट में कौन कौन पार्ट लेता है, या थोड़ा सा इतना आप बताने लगूंगा तो मैं पूरा लेक्चर ही इसमें चलता रहूंगा, कनेक्ट ही करता रहूंगा, उसको थोड़ा पढ़िए आप। अभी इम्पीचमेंट की बात आ जाए, फिर प्रेसिडेंट इम्पीचमेंट में कौन कौन पार्ट लेता है, ये सब ऐसे कनेक्ट करना चालू करिए यार। चलिए, अच्छा 39th अमेंडमेंट भाई लर्न कर लो थोड़ा, एग्जाम में पूछा हुआ है। रिलेटेड टू द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, पीएम एंड स्पीकर, मेकिंग देम इम्यून फॉर जुडिशियल रिव्यू। मतलब कहने का मतलब है कि जो इलेक्शन प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम, स्पीकर का हो रहा है भाई, दैट इज नॉट गोइंग फॉर द जुडिशियल रिव्यू। इलेक्शन में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जब तक उसके ऊपर कोई केस फाइल नहीं होता है। अदरवाइज प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के केस से रिलेटेड जो भी इशू होगा वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास जाएगा अंडर आर्टिकल नंबर 70-70, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन यहां पे बाइंडिंग होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल की बात हो रही है यहाँ पे। कौन सा बिल? 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। देखिए ये क्या बोलता है भाई, अभी सबको लगता है कि यार एक्ट की बात हो, नहीं बिल है। वो बिल था फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 ईयर्स। मतलब ये था, ऐसा था भाई, जो हमने 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पढ़ा है ना, वही है ये। 6 से 14 साल के ये बच्चे के लिए फ्री एंड फेयर एजुकेशन, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। अब एक और बात, 86 अमेंडमेंट के साथ और क्या क्या चीजें ऐड की गई थी, हमारे डीपीएस में भी ऐड किया गया था, आर्टिकल 45 के अंदर ऐड किया गया था, और फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर 11th नंबर की फंडामेंटल ड्यूटी भी ऐड की गई थी। आपको पता होगी ये बात, जो हमने ड्यूटी पेरेंट्स के लिए डाली, वो ड्यूटी पेरेंट्स के लिए है कि अपने बच्चों को स्कूल भेजो भाई जो 6 से 14 साल के बीच में है। और डीपीएस में क्या हमने ऐड किया कि 6 साल से कम के बच्चे हैं उनके लिए कोई प्रोविजन क्रिएट करिए। मतलब हमने क्या चला, इन्होंने क्या चला कि देखिए कैसे किए, कितना जबरदस्त है कि यहाँ पे 21A के अंदर ऐड कर दिया फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन, और डीपीएस में भी ऐड कर दिया, सरकार के लिए ऑब्लिगेशन डाल दिया, लेकिन 6 साल से कम के बच्चों के लिए, क्योंकि भाई इन्होंने तो भाई अपना 6 से 14 के लिए तो फंडामेंटल राइट कर दिया ना, और ड्यूटी पेरेंट्स के लिए दे दी, अरे बच्चों को भेजो स्कूल। तो कहने का मतलब क्या है, सबको एक साथ ठिकाने लगा दिया इन्होंने। चलिए आगे बढ़ते हैं, बाकी पढ़ते रहिए आप, ठीक है। इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द राइट टू इक्वालिटी इज ग्रांटेड बाई 5 आर्टिकल। कौन से 5 आर्टिकल है भैया? वो आर्टिकल नंबर 14 से लेके आर्टिकल नंबर 18 के बीच, 14 से लेके 18। अब 14 से लेके 18 आपको पता होना चाहिए। 14 क्या बोलता है? राइट टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड रूल ऑफ लॉ। जो रूल ऑफ लॉ है वो किसका प्रिंसिपल है? वो है यहाँ पे ब्रिटेन का प्रिंसिपल, और दैट इज ऑल्सो द बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रोटेक्शन ऑफ लॉ किसका पार्ट है? वो है हमारा अमेरिका का प्रिंसिपल, ठीक है। वो भी एग्जाम में पूछा हुआ है यार। 15 यहाँ पे क्या बोलता है? प्रोविजन ऑन द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ द रेस, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ओके। और क्या है? कास्ट, आई थिंक ये भी है इसके अंदर। आर्टिकल 18 क्या बोलता है? एबॉलिशन ऑफ टाइटल, ठीक है। 16 बोलता है पब्लिक अपॉर्चुनिटी के अंदर, पब्लिक अपॉइंटमेंट के अंदर, ठीक है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो ये है यहाँ पे, चलिए पढ़ लेते हैं यहाँ पे। प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, से कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। कहने का मतलब है कि आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 जो है सिर्फ और सिर्फ इंडियंस के लिए है, नॉट फॉर द फॉरनर्स। 15, 16, 19, 21, माई मिस्टेक, 29 और 30, ये जो 5 आर्टिकल हैं ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए हैं? इंडियंस के लिए है। ओनली फॉर द इंडियंस एंड इंडियंस। ये बात दिमाग में रखिए। अभी तक जितने जो मेरे साथ बने हैं ना, जिन्होंने सारे वीडियो देख रखे हैं, उनको अभी तक लर्न हो गया होगा। चलिए, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मतलब यहां पे भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, क्या अनटचेबिलिटी डिफाइन है? अनटचेबिलिटी इज नॉट डिफाइन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट एनी कॉस्ट। एबॉलिशन ऑफ टाइटल, कैसे भाई? राजा धीराज, महाराज, नवाब, राय बहादुर, पता नहीं दुनिया के जो अलग अलग जो बड़े बड़े इन्होंने दे रखे हैं ना, वो सब यहाँ पे बोला कि हटाओ इसको। और लेकिन एकेडमिक्स और मिलिट्री वाले रहेंगे, क्यों? क्योंकि यार वो ऑन किए जाते हैं, वो मेहनत से अर्न किए जाते हैं, वो कोई दान में चाटुकारिता करके नहीं देता कोई, ठीक है। चलिए ये तो पढ़िएगा आप, इसको काफी कुछ बता दिया। अच्छा ये मैच करना है, कर लेते हैं इसको भी। आर्टिकल 16 हमने क्या पढ़ा अभी? चलिए पहले आर्टिकल जो सामने दिख रहा है वो पहले कर लेते हैं, क्योंकि यार ऑप्शंस यहाँ पे साथ से मुझसे गलती से हट गए हैं। तो चलिए पहले समझ लेते हैं। आर्टिकल 16 क्या था हमारा? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात थी यहाँ पे, करेक्ट? वही था ना। नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन द मैटर ऑफ पब्लिक अपॉइंटमेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट। ये चला गया आपका ए के साथ।
नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ, ये चला गया आपका डी आर्टिकल 31 में, पहले था अभी तो नहीं है, रिपील कर दिया इसको। रिपील मतलब इसको कर दिया एज अ लीगल राइट, पहले ये फंडामेंटल राइट का पार्ट था बाय द 44th अमेंडमेंट एक्ट। 30 क्या बोलेगा भाई, 30 यहां पे माइनॉरिटीज की बात करेगा, और 29 यहां पे बात करेगा सबके लिए, ऑल की बात करेगा यहां पे। देखिए ऑल माइनॉरिटीज कहां जाएगा, ये जाएगा आर्टिकल नंबर 30 में। वेदर बेस्ड ऑन द रिलीजन और लैंग्वेज, कितने टाइप की माइनॉरिटी है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है, रिलीजियस माइनॉरिटीज, एक बात आप दिमाग में रखेंगे। और दोनों जो हम रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी की बात करते हैं, दोनों हम यहाँ पे स्टेट, यहाँ पे उस स्टेट बेसिस पे होता है, ठीक है। चलिए अच्छा, आर्टिकल 19 यहाँ पे सबके लिए है, सबके लिए मतलब मेजॉरिटी माइनॉरिटी सबके लिए। नो सिटीजन की बात बोलिए, मतलब हर एक सिटीजन के लिए, नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मेंटेन बाय स्टेट, और भी बहुत सारे क्लॉजेस हैं, लेकिन आर्टिकल 29 इज फॉर एवरीबडी, आर्टिकल 30 इज फॉर द माइनॉरिटीज। दिमाग में रखें, इसको फीड करें कहीं ना कहीं, ठीक है। आर्टिकल 30 सिर्फ बात करता है माइनॉरिटीज के लिए, उसको कराऊंगा जब फंडामेंटल राइट्स की बात हम करेंगे। चलिए यहाँ पे आप इसको मैच द फॉलोइंग देखिए, आगे बढ़ते हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है। अ ब्रिटिश सिटीजन स्टेइंग इन इंडिया कैन नॉट क्लेम द राइट टू, देखिए पहली बात, ब्रिटिश सिटीजन इंडिया में रह रहा, बहुत अच्छी बात है, हमने उसको रोका नहीं भाई। क्या चीज वो क्लेम नहीं कर सकता है, वो क्या नहीं क्लेम करेगा भैया, वो यहाँ पे आर्टिकल 19, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 क्लेम नहीं करेगा, बाकी जितने आर्टिकल है सब क्लेम कर सकता है। इक्वालिटी बिफोर लॉ आर्टिकल नंबर 14 क्लेम कर सकता है। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी हाँ क्लेम कर सकता है, आर्टिकल 21 में आता है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल्कुल 25 से लेकर 28 तक बिल्कुल क्लेम कर सकता है। ट्रेड एंड प्रोफेशन ये तो 19 का पार्ट है ना, 19 आई थिंक एफ है, कैसे क्लेम कर सकता है, 19 वाला थोड़ी क्लेम करेगा वो, ठीक है। तो आर्टिकल 19 इज ओनली फॉर द इंडियंस, तो ये वाला यहाँ पे क्लेम नहीं करेगा वो। अब आर्टिकल 19 थोड़ा आप देखेंगे क्या क्या है भाई इसके अंदर, 6 यहाँ पे फंडामेंटल फ्रीडम है हमारे। स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हाँ अभी स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर एक और इंप्लाइड है, इंप्लाइड मतलब बताता हूं कि इसी का, इसको बार बार ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इंटरप्रेट करता रहता है, अच्छा इसका स्कोप बढ़ाता रहता है। जैसे कि मैं बोलूं मैं पत्रकारिता करता हूं, किसके अंदर आएगा, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर आएगा, ठीक है। असेंबल पीसफुली, साथ ही साथ यहाँ पे एसोसिएशन, यूनियन प्लस कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी फॉर्म किया जा सकता है। क्या कोऑपरेटिव सोसाइटी राइट टू इंफॉर्मेशन के अंडर आता है, नहीं आता है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ केरला का एक जजमेंट था, उसके अंदर इसको बोला था 2013-14 में कि कोऑपरेटिव सोसाइटी इज नॉट द पार्ट, विल नॉट कम अंडर द एम्बिट ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। चलिए, और इन सबके ऊपर जितने भी यहाँ पे आपको देख रहे हो 6 के 6 राइट्स देख रहे हो, सबके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगे हुए हैं, सबके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगे हैं, उसको सबको एक एक करके डील करेंगे। सब इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट है, सब पूछे जाते हैं, इतना इंपॉर्टेंट है। आजकल तो केस पूछते हैं यार, इस लेवल पे आजकल पढ़ाई करनी पड़ती है, तो समझिए फिर किस लेवल पे आपको जाना है। चलिए चलिए आगे बढ़े। अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी इनिशिएटेड बाय, कौन इनिशिएट करेगा, दोनों हाउस में से कोई भी हाउस इनिशिएट कर सकता है। लोकसभा राज्यसभा दोनों को पावर है इनिशिएट करने की। व्हेन इट कम टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल बोथ द हाउस आर इक्वल, वो दोनों हाउस को इक्वल फुटिंग है यहाँ पे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने की बात हो रही है। ऑफकोर्स ये बात है, इतना बड़ा फेडरल फीचर के केस में हम लोग राज्यसभा को हटा नहीं सकते, तो राज्यसभा को भी इक्वल पावर है, लोकसभा को भी इक्वल पावर है, दोनों को बराबर पावर है। और इसके अंदर ज्वाइंट सेटिंग नहीं होती है, इसके अंदर प्रेसिडेंट को बिल एसेंट करना ही पड़ता है, तो दोनों यहाँ पे इनिशिएट कर सकते हैं। स्टेट लेजिस्लेचर बिल्कुल नहीं, कैसे करेगा प्रेसिडेंट, कैसे करेगा प्रेसिडेंट, तो साइन करेगा। चलिए 1 and 2 Article 368 of the Indian Constitution, an amendment to the Constitution can only be initiated in the Parliament, only be initiated in the Parliament। वैसे ज्यादा करके जब ओनली वाले वर्ड आते हैं तो मैं बोलता हूं कि थोड़ा रुको, ठहरो, लेकिन कहीं कहीं पे ओनली ही सही होता है, लेकिन मेजर प्लेसेस पे गलती मिलता है। चलिए आगे बढ़े, चलिए ज्यादा इसमें नहीं करेंगे यार, इसको बहुत डिटेल में समझा रखा है मैंने, अब बाकी वीडियो भी देखिए मेरा। अब चाहेंगे कि एक ही वीडियो में सब पढ़ा दूं तो कैसे यार, कैसे चलेगा। Which of the following are the matter on which constitutional amendment is possible only with the ratification of legislature of the not less than half of the state। कहने का मतलब क्या है कि ऐसा कौन से टाइप का अमेंडमेंट है भैया जिसके अंदर राज्यों की परमिशन चाहिए, आधे राज्यों का मिनिमम परमिशन चाहिए। देखिए वैसे आप अमेंडमेंट करेंगे जिसमें फेडरल फीचर हमारा बदलाव हो रहा है। जैसे आप 7th शेड्यूल को बदलेंगे जिसके अंदर 3 लिस्ट की बात की जाती है। जैसे कि आप रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट इन द पार्लियामेंट को बदलेंगे, मतलब राज्यों के अंदर राज्यसभा के अंदर जो रिप्रेजेंटेशन होता है ना स्टेट्स का, उसमें अगर बदलाव करते हैं, या फिर इलेक्शन का बदलाव करते हैं प्रेसिडेंट का,
क्योंकि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में स्टेट इलेक्टेड मेंबर ऑफ द स्टेट असेंबली आती है ना, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली। ये लेजिस्लेटिव काउंसिल तो आर्टिकल 169 में है भैया, इसके अंदर तो स्टेट असेंबली एक रिजोल्यूशन पास कर दे कि हमें अबॉलिश करना है या क्रिएट करना है, पार्लियामेंट क्रिएट कर देगी, सिंपल सी बात है, इसमें ज्यादा सरदर्द है ही नहीं। तो आर्टिकल 368 के अंदर यहां पे दो टाइप के अमेंडमेंट आते हैं बड़े बड़े, जैसे कि एक होता है स्पेशल मेजोरिटी से पास किया जाता है और एक होता है स्पेशल मेजोरिटी प्लस हाफ ऑफ द स्टेट का रेटिफिकेशन चाहिए होता है। तो ये है यहाँ पे हाफ ऑफ द स्टेट का रेटिफिकेशन। सिंपल मेजोरिटी वाला आर्टिकल 368 के अंदर कवर नहीं है, नहीं है, नहीं है। वैसे आपसे पूछा जाए कॉन्स्टिट्यूशन को कितने तरीके से अमेंड किया जाना चाहिए, किया जाता है तीन तरीके से, लेकिन दो तरीके मेंशन है आर्टिकल 368 में। चलिए, इसलिए हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को क्या बोलते हैं, फ्लेक्सिबल भी है और रिजिड भी है। तो ये जितने प्रिंसिपल बोल रहा हूं ना, ये सारे के सारे रिजिड हैं, फ्लेक्सिबल ये वाला है, ये वाला फ्लेक्सिबल है। चलिए, तो यहाँ पे 1 2 3 इज द राइट आंसर। थोड़ा आप आर्टिकल 368 को देख लो मुन्ना, ये भी कर लो। चलो 1 2 3, अब ऐसे ही पढ़ाई होती है। आप बोलोगे कि अरे हम ऐसे कैसे, हम तो एक बार में किताब पढ़ेंगे, तो भूल जाओ फिर। अब आर्टिकल 368 और आप जब देखेंगे पूरा पीआईक्यू खत्म हो जाएगा, तो देखेंगे कौन कौन से टॉपिक को बार बार रिपीट हुआ है, उसको पढ़ो। इमरजेंसी देख लो एक बार, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देख लो एक बार, डीपीएसपी देख लो एक बार, फंडामेंटल राइट के कुछ प्रोविजन देख लो, आर्टिकल 19 देख लो। ऐसे पढ़ाई होती है, ऐसे दिमाग में फीड रहता है। देखिए, इसको आप थोड़ा सा देख लेंगे। अच्छा, अमेंडमेंट, अभी अमेंडमेंट का देखिए, मुझे भले मानता हूं कुछ नहीं पता, 39th अमेंडमेंट कराया आपको मैंने थोड़ी देर पहले। 13th अमेंडमेंट मुझे याद है नागपुर बना था, सॉरी नागपुर नहीं बाबा, नागालैंड बना था। 371A उसके लिए स्पेशल प्रोविजन है, 371B किसके लिए भैया, आसाम के लिए है। 52nd अमेंडमेंट, जिसको नहीं पता भाई वो पता करो प्लीज। ए है एंटी डिफेक्शन, कितनी बार आया है, 10th शेड्यूल के अंदर आया है, पढ़ा है ना कितनी बार हमने। चलिए, 18th अमेंडमेंट, देखिए 18th अमेंडमेंट मुझे याद करने की जरूरत नहीं, 3 अमेंडमेंट पता है तो मैं क्या निकालने लूंगा आंसर, मूर्ख समझे हो क्या तुम मुझे। देखो, नागालैंड के लिए यहाँ पे ए आ गया, दिस एंटी डिफेक्शन डी आ गया। उसके बाद 39th अमेंडमेंट में बताया आपको, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, स्पीकर एंड प्राइम मिनिस्टर कैन नॉट बी चैलेंज, यहाँ पे आ गया सी। और 18th अमेंडमेंट अब इसके बाद वाला 18th में चला जाएगा। स्टेट की डेफिनेशन में से कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल नंबर 13 में आती है और आर्टिकल नंबर 36 में आती है। आर्टिकल 13 कहाँ है, आर्टिकल 13 फंडामेंटल राइट का पार्ट है। आर्टिकल 36 कहाँ का पार्ट है, आर्टिकल 36 डीपीएसपी का पार्ट है भैया, ये पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ना पड़ेगा। प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, देखिए 1995 का क्वेश्चन है। आर्टिकल 15 की बात की गई यहाँ पे, इज अ फंडामेंटल राइट क्लासिफाइड अंडर, किसके अंदर आता है, राइट टू इक्वालिटी के अंदर आता है। पहले ऐसे क्वेश्चन आते थे यार, कितना अच्छा था ना। लेकिन आज भी सीडीएस में तो ऐसे ही आते हैं, सीडीएस स्टेट में तो अभी भी ऐसे ही आते हैं ना, कि इससे बाहर आता है। तो आप यूपीएससी के पुराने क्वेश्चन कर लीजिए, आप आराम से क्लियर कर लेंगे पेपर। मैं तो सीधा बोलता हूँ, डंग मैं तो कहीं लिख के दे दूंगा, साइन करके दे दूंगा मेरी में, यही तरीका। राइट टू इक्वालिटी 14 से लेके 18 तक। आगे बढ़ते हैं, ये है यहाँ पे रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, 5 ग्राउंड है यहाँ पे, ये भी पता होने चाहिए। ये तो अभी तक रट जाएगा आपको, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ऐसे ही गाने में बोल दोगे तुम लोग, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ऐसे। चलो आगे बढ़ो। राइट टू इक्वालिटी के अंदर 5 आर्टिकल है यहाँ पे भैया। राइट इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यही सब आता है ना। प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड जो बताया हमने। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात 16 में की गई, अनटचेबिलिटी डिफाइंड नहीं है। और एबॉलिशन ऑफ टाइटल यहाँ पे है 18 में है, ये प्लीज रटो जैसे भी करो। बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंप्लाइज दैट, देखिए बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी वो बोलती है कि पार्लियामेंट जो चाहे वो अमेंड कर ले भाई, लेकिन वो फंडामेंटल कुछ फीचर्स हैं उसको अमेंड नहीं करेगा, ठीक है। सर्टेन फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर सो एसेंशियल, सो वाइटल दैट इट कैन नॉट बी एब्रोगेटेड। एब्रोगेटेड मतलब उसको हटाया नहीं जा सकता, ये भी इंग्लिश का वर्ड है, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब क्या है, आंसर इज ए। बाकी पढ़ू क्या, फंडामेंटल कैन नॉट बी टेकन अवे, क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं, लिया जा सकता है, लेकिन बेसिक फीचर नहीं हिला सकते आप। केशवानंद भारती केस, कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडेड एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद प्रोसीजर लेड डाउन इन आर्टिकल 368, पढ़ा ना हमने थोड़ी देर पहले, किसी आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग ही हम चेंज करेंगे, क्यों नहीं भाई, हम बाकी तरीके से भी चेंज कर सकते हैं, सिंपल मेजोरिटी से बदल सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को। मैं चाहूं तो स्टेट की बाउंड्री बदलवा सकता हूं, मतलब मैं नहीं बाबा, मैं नहीं, पार्लियामेंट, ठीक है। प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडेड, क्यों नहीं, एक बार अमेंड तो किया है, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड ऐड तो किए हैं, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, तो ए इज द राइट आंसर हियर। ये तो आपके बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, पढ़ते पढ़ते आपको आता रहेगा, इसमें ज्यादा भाई इसका थोड़ा पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। चलिए
फ्रीडम ऑफ न्यूज़पेपर इन इंडिया क्या है भैया? फ्रीडम ऑफ न्यूज़पेपर क्या है मेरा? फ्रीडम ऑफ न्यूज़पेपर इज नथिंग बट इट इज अ इम्प्लाइड, कहीं लिखा है कहीं नहीं लिखा। आर्टिकल 19 का पार्ट है, आपको बताता हूं, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए इसका पार्ट है ये। लेकिन क्या है भाई वो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का पार्ट है। लेकिन उसमें कहीं लिखा है न्यूज़पेपर, फ्रीडम ऑफ न्यूज़पेपर, प्रेस छापना, ऐसी कोई बात लिखी है? नहीं लिखी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया उसको टाइम टू टाइम पे उसको एक्सपोजर बढ़ाता रहता है, उसका एरिया बढ़ाता रहता है, दायरा बढ़ाता रहता है। उसी ने लिखा, इंप्लाइड है। इससे हमें समझ में आता है कि हम वाइडर एक्सप्रेशन में अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पढ़ेंगे तो हमें दिख के आएगा कि ये आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में कहीं ना कहीं आता है। ठीक है, क्या है भाई वो कौन सा क्लॉज है भैया? ये भी देख लो। फ्रीडम ऑफ द प्रेस इज नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड, ओके, बट इट इज गारंटीड अंडर द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ऐसे करना है। चलिए चलो आगे बढ़े, थोड़ा पढ़ना है इसको आप लोग आराम से। अच्छा, ये यूपी पीसीएस के क्वेश्चन चालू हो गए। बहुत अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे लोग देते हैं यार, मजाक नहीं कर रहा हूँ, प्लीज इसको सॉल्व करिए, क्योंकि इतने अच्छे देते हैं कि यहाँ से सीएपीएफ में क्वेश्चन आया है, हम झूठ नहीं बोलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी? रिस्पेक्ट द नेशनल एंथम, हाँ भाई क्यों नहीं, ये दिए रखा है, ये आई थिंक पहला ही है। टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट, ये भी दे रखा है। 48A आपने सुना है ना, 48A और समवेयर फंडामेंटल ड्यूटी, ये जो फंडामेंटल ड्यूटी है ये मैच करती है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ऐसे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए दो जगह पे बात की गई है, एक फंडामेंटल ड्यूटी में बात की गई है और एक डीपीएसपी में बात किया गया है। हाँ भाई, दोनों जगह बात किया गया, ये भी क्वेश्चन सीएपीएफ में पूछा हुआ है। चलिए, टू प्रोटेक्ट द मॉन्यूमेंट एंड प्लेस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, ऐसी बात नहीं बोली है। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड ऑब्जर्व वायलेंस, ये बोला है यहाँ पे, तो बी भी सही है, मतलब नॉट पूछा है तो नॉट के हिसाब से सी वाला जाएगा, अदरवाइज ए बी और डी इसका पार्ट है। चलिए आगे बढ़े, या इसको पढ़ते रहना अभी जरा, इतना टाइम में दूंगा तो मैं थोड़ा सा ना, मैं इधर ही फिर गिर जाऊंगा पढ़ाते पढ़ाते। राइट टू एजुकेशन हैज बीन इंक्लूडेड इनटू फंडामेंटल राइट, कौन सा? अभी तो पढ़ा 86 अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। 71 से क्या ऐड किया था हमने? 3 लैंग्वेजेस को ऐड किया था, याद है कि नहीं याद है? ठीक है, सिंधी हमने 21 से ऐड किया था, नेपाली कोकनी हमने 71 से ऐड किया था, और 92 अमेंडमेंट के बाद हमने क्या ऐड किया था? हमने बोडो संथाली डोंगरी हमने ऐड किया था। ठीक है, एक एक मिस कर रहा हूं साथ से मैं, उसको आप चेक करिएगा, लेकिन ऐसे इंटर रिलेट करना आपको। 103 से हमने क्या ऐड किया है? 103 से हमने ईडब्ल्यूएस का जो 10% का रिजर्वेशन बढ़ाया ना, वो 103 वाला अमेंडमेंट है। 104 क्या है भैया? 104 हमारा जो हमने एंग्लो इंडियंस को जो 2 लोगों को नॉमिनेट किया जाता था, उसको हमने हटाया है। 102 क्या है? 102 के साथ हमने बैकवर्ड जो कमीशन है उसको हमने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाई है अंडर आर्टिकल नंबर 338B। ऐसे ऐसे ऐसे। अब आप बोल रहे हो कि मैंने किताब लेके कहीं बैठा हूं, अगर मैं यहाँ पे कैमरा भी ऑन कर दूं तो यार कोई किताब नहीं लेके बैठा, ऐसे बैठा हूं, जितना याद आता उतना बताता हूं यार, ठीक है, क्योंकि मैं भी ह्यूमन हूं, आप भी ह्यूमन हैं, ये हम रिपीटेड जितना हम पढ़ते हैं उतना हमको याद रहता है। ठीक है, अब इतना आपको बता देता हूं तो कम से कम उससे एलिमिनेट तो आप आराम से कर लेंगे। अब मुझे भले लैंग्वेज सारी याद नहीं थी, लेकिन आपको इतना तो बता दिया, आप तो उसमें से कुछ तो एलिमिनेट कर लेंगे आप। एक बार खोल के तो देखेंगे, अच्छा लैंग्वेज की क्या बात बोली थी मैंने, क्यों बोली थी मैंने, एग्जाम में पूछा हुआ है यार, पीवाईक्यू है वो। 93rd अमेंडमेंट से हमने क्या किया था? अब आर्टिकल नंबर 15 सब क्लॉज 4 और सब क्लॉज 5 हमने ऐड किया है, जो अपने SC ST और बैकवर्ड जो है उनके लिए हमने 49% तक का रिजर्वेशन दे रखा है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में। पढ़िए जाके उसको, पढ़िए जाके उसको, इंपॉर्टेंट है वो, पूछा है एग्जाम में 93rd अमेंडमेंट के ऊपर। कैसे ना बोल रहे हैं कि एग्जाम में नहीं आता, सारे अमेंडमेंट पूछे गए हैं, जितने दिए हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट, इक्वली इंपॉर्टेंट है, भले अब 86 अभी पढ़ रहे हैं लेकिन सारे इंपॉर्टेंट है। चलिए अच्छा, ये देखिए, ये तो मैंने आपको बता दिया 6 से 14 साल की एज इन्होंने ऐड की थी 21A में, डीपीएसपी भी ऐड किया, मैं ऐड किया था 6 साल के कम के बच्चों को अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन आपको देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। देखिए क्या बोला था मैंने 93rd के बाद, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन फॉर बैकवर्ड क्लास अंडर आर्टिकल 15 क्लॉज 5। 71st 8th शेड्यूल के अंदर कोकनी, मणिपुरी और नेपाली, देखिए 3 लैंग्वेज मैं भूल रहा था, एक भूल रहा था, शायद से मणिपुरी भूल रहा था मैं, कोकनी नेपाली, और 10% रिजर्वेशन हमने यहाँ पे दिया ईडब्ल्यूएस के लिए। ये पढ़ते पढ़ते याद होता है यार, बिल्कुल पढ़ते पढ़ते याद होता है, इसके लिए कोई वो नहीं है, हवाबाजी नहीं करना है मेरे को, सब पढ़ते पढ़ते याद होता है। द कंसेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ वॉज प्रोपाउंडेड बाई, कौन से केस में? केशवनाथ भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973। कितने 7:6 के जजेस ने इसको जजमेंट दिया था? 24 अप्रैल
क्यों याद है 24 अप्रैल? यार सचिन तेंदुलकर का बर्थडे होता है उस दिन, इसलिए याद है मुझे। चलिए इसको आराम से आप करिएगा। Which constitutional amendment act reduce the voting age from 21 to 18? 61st कितनी बार पूछा जा चुका है। और आज के टाइम पे इलेक्शन कमीशन इज अ मल्टी मेंबर बॉडी, और इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि अभी रिसेंटली इलेक्शन कमीशन हमारे चेंज हुए हैं, उनके ऊपर भी कंट्रोवर्सी चल रही है। आज का एक केस है, पढ़िए उसको जाके आराम से जरा। अब 61st अमेंडमेंट हमने जब किया था तो 21 से 18 किया। हमारी पहले जो इलेक्शन कमीशन थी वो एक सिंगल मेंबर बॉडी थी। पहले इलेक्शन कमिश्नर कौन? सुकुमार सेन। इलेक्शन कमीशन के लिए आर्टिकल 324, कौन सा पार्ट? पार्ट नंबर 15। इलेक्शन के लिए पूरे जो आर्टिकल हैं वो आर्टिकल 324 से लेके आर्टिकल 329 में है। आर्टिकल 326 में क्या लिखा है? आर्टिकल 326 में लिखा है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में लिखा है। चलिए अब इलेक्शन कमीशन की ड्यूटीज पढ़िए जाके। इलेक्शन कमीशन को कैसे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कैसे रिमूव करेंगे आप? उसी तरीके से रिमूव करेंगे जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करते हैं। इसका मतलब क्या सुप्रीम कोर्ट के जज और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रैंकिंग बराबर है? हाँ बराबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए नहीं कवर कर रहा हूं मैं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, गोलकनाथ केस के बाद आया था 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, क्योंकि गोलकनाथ के केस में क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकता। फंडामेंटल राइट्स आर इम्यूटेबल, मतलब उसको आप हाथ नहीं लगा सकते, उसमें कट पिट नहीं कर सकते आप। ये था 1967 में। ये आया 24th 1971 में। 42nd आप सबको पता है, पूरी दुनिया जानती है, 1976 में। केशवानंद भारती 1973 में। आप जरा अरेंज कर लीजिए इसको, ठीक है। पहले कौन सा आएगा भैया? 1 आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा? 3 आएगा ना, 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 4 आएगा। चलिए फर्स्ट वाला सही है, पढ़िए इसको आराम से। Which of the following article was inserted by the 42nd constitutional amendment to provide participation of worker in management? क्या बोला था मैंने? कौन सा? 43A। 43A। 38 में जस्टिस की बात की गई। कितने टाइप का जस्टिस? सोशल, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल। ये 3 टाइप की जस्टिस हमें प्रियम्बल में भी देखने को मिलती है। प्रियम्बल में 3 टाइप की जस्टिस की बात की गई, 5 टाइप की लिबर्टी की बात की गई है, और जो तीनों टाइप की जस्टिस है ना, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल, ये हमने कहां से लिया है? ये हमने लिया है फ्रॉम द रशियन रिवॉल्यूशन भैया, रशियन रिवॉल्यूशन। 39 ने क्या बोलता है? 39 ने बोलता है भाई यहाँ पे इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड की बात करता है। इसको फ्री लीगल एड से याद करिए, ठीक है। 45 ऑलरेडी हमने भी पढ़ लिया, जिसके अंदर 6 साल से कम के बच्चों के लिए यहाँ पे बोला गया था कि आप फ्रेमवर्क तैयार करिए फॉर द गवर्नमेंट, और 43 बता दिया आपको मैंने। अब आपके लिए मैंने कल भी बोला था कि यार एक लिस्ट बनाओ 42nd अमेंडमेंट के बाद हमने कौन कौन से डीपीएसपी ऐड की है, एग्जाम में पूछा गया है वो। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे ले लो। चलिए अगला देखें। चलिए अब तो कर लिया हमने। आर्टिकल 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट डिफाइन द टर्म माइनॉरिटी। ऑलरेडी बोल चुका, माइनॉरिटी डिफाइन नहीं करता, लेकिन 2 टाइप की माइनॉरिटी की बात करता है। बिल्कुल सही बात है, ओनली 2 टाइप ऑफ माइनॉरिटी। लेकिन असर्शन और रीजन कैसे एक दूसरे को यहाँ पे रिलेट कर रहे हैं? दोनों स्टेटमेंट अपने आप में सही है, लेकिन बोथ आर नॉट रिलेटेड विथ ईच अदर। बोथ आर नॉट, रीजन इज नॉट द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, सो दैट्स व्हाई बी इज द राइट आंसर हियर। यहाँ पे भले मैंने कर दिया तो टाइपिंग में हो जाता है यार, इधर उधर ध्यान में नहीं रहता, लेकिन यहाँ पे जो आंसर है दैट इज बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following are the provision of protection and the improvement of environment and safeguarding the forest and wildlife? ये मैंने बताया ना, ये 48A के अंदर भी आता है और डीपीएसपी के अंदर भी आता है। मतलब डीपीएसपी 48A हो गया और फंडामेंटल ड्यूटी दोनों में आता है। ये सेम क्वेश्चन सीएपीएफ में पूछा हुआ था, याद बताया रहा हूं आपको मैं, सेम क्वेश्चन। अब जो सीएपीएफ देते हैं उनको पता होगा। सीएपीएफ में आई थिंक 2021 में या 22 में से पूछा हुआ था क्वेश्चन। ये 2019 में इन्होंने यूपीपीसीएस में पूछा है। तो क्या आप बोल दोगे अभी कि रिपीट नहीं होता? कैसे नहीं रिपीट होता है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 51AG, फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू प्रोटेक्ट इंप्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक, रिवर, वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। डीपीएसपी may be classified into which of the following part for the sake of convenient study? देखिए सोशलिस्ट भी है, लिबरल भी है और गार्डियन भी है, तीनों है यहाँ पे, तीनों। अब इसका सोर्स आपको लक्ष्मीकांत में मिल जाता है, बेयर एक्ट में भी मिल जाता है, हमारे स्टडी के लिए हमने कर रखा है, लेकिन इसको अलग से मैं पढ़ाऊंगा अभी, सो डोंट वरी। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे। आपको इतना आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे चीजें रिपीट होती हैं। मैं बार बार इसी चीज पे स्ट्रेस दूंगा, एक बार आप थॉरो स्टडी करिए। आप ज्यादा करके पीआईक्यू के पीछे मत भागिए तुरंत, पहले
पहले पढ़िए। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पीआईक्यू करने के बाद पढ़िए, लेकिन बिना पढ़े यार आप बोल दोगे सिर्फ पीआईक्यू के भरोसे जाऊं, भाई माफ कर ले भाई, नहीं होगा। मैं लिख के दे दूंगा, नहीं होगा। सिर्फ पीआईक्यू के भरोसे जाएगा तो जो दुनिया तुमको पागल बना रहा है ना, पीआईक्यू पीआईक्यू पीआईक्यू, नहीं भाई, पीआईक्यू के साथ पढ़ाई, बुक पढ़ना ही पड़ेगा। नहीं पढ़ोगे, नोट्स नहीं पढ़ोगे, नोट्स नहीं बनाओगे, नहीं होगा। ये मैं लिख के देता हूँ कहीं पे। सो थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, लेक्चर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रमोट करें, मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।